हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर चैप्टर के जो एग्जाम्पल सीरीज है, जैसा कि हम ऑलरेडी इसका जो इंट्रोडक्शन है और इसके जो 1 2 3 एग्जाम्पल हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे. तो इसमें हम लोग आपको एग्जाम्पल नंबर 4 to 12 जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में छोटे छोटे कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू में भी क्वेश्चन है, ट्राइंगल एडिशन के बारे में इसमें बात करी गई है डियर. तो देखिए क्या है, जैसे कि हमने एरो बना रखे हैं. अगर मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी की तरफ गए, जैसे कि हमने एरो बनाया है, बी से सी की तरफ गए, और अभी फिलहाल ये वाला एरो में ध्यान रखिएगा, सी सी ए की तरफ गए. दोबारा देखिएगा, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, और सी से वापस हम लोग ए की तरफ आ गए. राइट. तो ये आपके पास जीरो वेक्टर के इक्वल होगा. उसके पीछे रीजन आप लोगों को पता है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जब सेम होता है, जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर कराया, जो कि इससे पहले वीडियो है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर कराया आपको, तो अगर जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो. यानी ए टू ए इज जीरो वेक्टर. तो यहां पर हमारे सामने एक एडिशन ट्राइंगल से रिलेटेड आ गई प्रॉपर्टी, दैट इज ए बी, यानी ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, और सी से ए की तरफ अगर आप जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. अब इसी से आप और बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हैं, लाइक ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर. अब ये जो सी ए है वहां जाके नेगेटिव हो गया, माइनस सी ए वैक्टर. राइट. ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर. अगर आप किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दें, अभी ये सी से ए की तरफ है, अगर हम इसे ए टू सी कर दें तो इसका नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा क्योंकि वो रिवर्स वेक्टर ही है. तो ये हो गया आपके पास ए सी वैक्टर. तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी डिराइव हो गई कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर. ठीक है जी. सेम आप और भी डिराइव कर सकते हैं. अगर हम बीसी को उस साइड ले जाते तो ये होता ए बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू माइनस बी सी वैक्टर. ठीक है जी. अब आपके पास ये आ गया ए बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, इसका रिवर्स कर दीजिए, सी बी वैक्टर. तो ये साइन जो है नेगेटिव से क्या बन गया आपके पास, पॉजिटिव बन गया. तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो वैक्टर. इसी से आप, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी ये डिराइव करी, एक प्रॉपर्टी ये डिराइव करी, आप बना सकते हैं बड़े आराम से. राइट. इसी तरीके से थर्ड क्या बन सकती थी, बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में ये वहां जाके माइनस ए बी होता, जिसको आप लिख सकते थे बी ए वैक्टर. राइट. तो ये आपके पास ट्राइंगल एडिशन प्रॉपर्टी है, जो एमसीक्यू में भी आपके पास एक क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है डियर. राइट. इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपको यूनिट वेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है. यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी आपको बताया था. कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका जो लेंथ है वो 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. ठीक है, मैग्नीट्यूड. तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है जिससे आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं. तो दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन है और अगर आपने उसको यूनिट वेक्टर में बदलना है तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए. जो वेक्टर आपके सामने अब आएगा ना वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होगा यूनिट वेक्टर में. जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 2i 3j माइनस के. अभी अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप निकाल के चेक भी कर लीजिए, मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपके पास आ रहा है √14. क्या आपका इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है? बिल्कुल नहीं. तो इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर नहीं है अभी फिलहाल. लेकिन हम इस वेक्टर से एक ऐसा वेक्टर ड्राइव कर सकते हैं जो यूनिट वेक्टर होगा. कैसे? इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी √14 जो है उसको पूरे से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. अब आपके सामने जो ये वेक्टर तैयार हुआ है ये 100% यूनिट वेक्टर है. आप चेक कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड. तो देखिए आई के आगे जो है कोफिशिएंट है 2/14, उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4/14 प्लस 3/14 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9/14 प्लस माइनस 1/14 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/14. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डियर आ रहा है 14/14, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1.
तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो वेक्टर अब आपके सामने आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, राइट। चलिए तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, साथ के साथ अगर कोई और टॉपिक इसमें आता है जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला आएगा या कोई भी और चीज आती है तो वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। अगर हमें दे रखा है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है तो एक्स आई 2j जेड के शुड बी इक्वल टू 2i वाई जे प्लस के, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऑन कंपैरिजन आई का जो कोफिशिएंट है 2 और यहां पर x, दैट x मस्ट बी इक्वल टू 2। यहां है j का कोफिशिएंट y और यहां पर है j का कोफिशिएंट 2, दैट शुड बी 2। और यहां पर k का कोफिशिएंट है 1 और ये z। तो ऑन कंपैरिजन आपके पास x y z की वैल्यूज ये आ गई। बहुत आसान है, दोनों वेक्टर आपको इक्वल दे रखे थे, हमने इक्वल रख दिए। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, दैट मींस x मस्ट बी 2। j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, दैट मींस y इक्वल टू 2। k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, दैट मींस z इक्वल टू 1, राइट। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। लेट a वेक्टर इज दिस, b वेक्टर इज दिस, इज a मैग्नीट्यूड इक्वल टू b मैग्नीट्यूड। चलिए चेक कर लेते हैं ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि यहां नहीं है तो 0 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया डियर आपके पास, √5। चलिए b मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर कर लेते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये भी √5 आ गया। तो यस, जो सवाल उसने आपसे पहले पूछा कि क्या इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल a मैग्नीट्यूड जो है वो b मैग्नीट्यूड के इक्वल है। फिर उसने एक और सवाल पूछा, क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होने से दोनों वेक्टर इक्वल हो जाते हैं? नहीं डियर, आपको पता है दो वेक्टर तभी इक्वल कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही हो, एज वेल एज उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो। यानी यहां पर i का जो कोफिशिएंट है, यहां पर i का कोफिशिएंट वही होना चाहिए था। यहां देखिए 1 2 है और यहां 2 1 है, तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। और दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनकी डायरेक्शंस भी सेम हो। तो यहां पर इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल नहीं है। तो नो, दीज वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। और ये कभी भी कंक्लूडेड नहीं कर सकते कि मैग्नीट्यूड इक्वल होने से दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का इक्वल होना जरूरी है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ठीक है, बस आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। फिलहाल अभी ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वेक्टर तो गिवन है 2i 3j k। अब फटाफट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है डियर, i का कोफिशिएंट दैट इज 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट दैट इज 3 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये हमारे पास 4 + 9 + 1 दैट इज √14। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अलग अलग इसको लिख दीजिएगा, 2/√14i, 3/√14j एंड 1/√14k। तो डियर ये आपके पास जो वेक्टर अब आया है, जो कि आपने इससे कन्वर्ट करके बनाया है, इसका मैग्नीट्यूड 100% 1 है। आप चेक करना चाहें तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमें पता ही है कि इसको करने के बाद जो भी वेक्टर आपके सामने आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1। तो अब आपके पास जो ये मैग्नीट्यूड है इसका 1 हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। कहता है फाइंड अ वेक्टर, ये आपको गिवन है, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो देखिए आप सबसे पहले वो वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब आपको 7 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए तो बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। i का कोफिशिएंट
प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट, तो ये आ गया डियर आपके पास √5। अब यूनिट वेक्टर का मीन्स क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 1/√5i माइनस 2/√5j। के का कुछ नहीं दे रखा तो आप उसे मत लिखिएगा। अब जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और हमें चाहिए 7 मैग्नीट्यूड, तो डियर बहुत सिंपल सी बात है, बोथ साइड 7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो आपके पास ये वेक्टर है दिस वन, इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, राइट। चलिए ऐसे अगर आपको 8 मैग्नीट्यूड निकालना है या 9 मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले आप यूनिट वेक्टर कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। यानी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन उसके लिए एक वेक्टर होना चाहिए, उसने कहा सम ऑफ द वेक्टर्स, मतलब ये जो दो वेक्टर्स गिवन है इनके सम से आप एक वेक्टर निकालिए। तो फॉर एग्जांपल हमने उसको सी वेक्टर बोल दिया जो इन दोनों वेक्टर के सम से निकलेगा, तो निकाल देते हैं दोनों के सम से। आई वाला आई के साथ ऐड हो जाता है, ये हो गया 4i, जे वाला जे के साथ ये हो गया 3j, -5k और +3k ये हो गया 2k। अब हमें इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, दैट इज आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, बीच में प्लस ही आता है आपके पास। ये हो गया आपके पास 16 + 9 + 4 दैट इज √29। अब यूनिट वेक्टर हमें निकालना था तो सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इन सब के अपॉन में √29 आप बेशक सेपरेट करके ही पहले लिख दीजिए, आई 3/√29j 2/√29k। तो ये आपके पास डियर यूनिट वेक्टर आ गया। और देखिए डियर, जैसे ही आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस, और जो उस वेक्टर में पहले कोफिशिएंट्स थे यानी 4 3 -2 इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत कंसेप्ट। जब आपके पास वेक्टर नॉर्मली गिवन था उसके जो कोफिशिएंट्स थे 4 3 -2 दे आर टर्म्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। जैसे ही आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं और जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके पास हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशोज तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं क्योंकि जो अभी वेक्टर है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं लाइक 1, 1, -2 दे आर दी डायरेक्शन रेशोज। और अगर हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाएंगे तो हमें इस वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1 जो कि आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और ये आपके पास के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास √6। तो ये आ गया 1/√6i 1/√6j 2/√6k। तो हमसे डायरेक्शन रेशो पूछे गए थे वो थे 1 1 -2। अब हमसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछी गई हैं वो हैं 1/√6 1/√6 एंड -2/√6। तो जब आपके पास वेक्टर गिवन होता है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो, जैसे ही आप उसे यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, राइट। चलिए एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट फ्रॉम P to Q। कभी भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और उससे आपको कहा जाए कि वेक्टर निकालिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि P to Q निकालना है या Q to P निकालना है। हम दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाएंगे। जैसे उसने बोला P to Q वेक्टर निकालना है, फ्रॉम P to Q, इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो P से Q की तरफ है। तब कैसे निकालना है, अगर फ्रॉम P to Q बोला है तो आपके पास Q में से P वाले पॉइंट को माइनस करते जाइए और IJK लगाते जाइए। x2 - x1 -1 -2 कितना हो जाएगा आपके पास, -3i। सेम Q वाले में से -2 - 3 दिस इज -5j
-4 0 -4 के, ये आपके पास बन गया डियर पी क्यू वैक्टर। यानी अगर पी क्यू वैक्टर निकालना है तो क्यू में से पी को माइनस करिएगा, और अगर क्यू पी वैक्टर निकालना होता यानी क्यू से पी की तरफ हमें जाना होता तो पी में से क्यू को माइनस करें, यानी 2 माइनस दिस तो ये हो जाएगा 3i, 3 माइनस दिस तो ये हो जाएगा 5j, एंड 0 दिस ये हो जाएगा 4k। अपोजिट डायरेक्शन है, सिर्फ साइन बदल दीजिए, उससे भी आप ये वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब इस एक्सरसाइज में एक और कंसेप्ट है, दैट इज अ सेक्शन फॉर्मूला, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला डियर आपकी कोई नई चीज नहीं है, पहले भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर एक ए वेक्टर है, यहां पर एक बी वेक्टर है, ठीक है, बीच में कोई आपके पास एक सी वेक्टर आ जाता है जो इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में? m रेशो n में इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ये देखिए ये इंटरनली डिवीजन है, और आपको ये c वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है इस c वेक्टर को फाइंड आउट करने का? दैट इज m इंटू बी वैक्टर, m इंटू बी वैक्टर, n इंटू a वैक्टर अपॉन में m प्लस n। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो ये c वेक्टर कहां होता? बाहर की तरफ होता, राइट। तब आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, ये देखिए। और अगर मिड पॉइंट होता है तो रेशो क्या होती है? 1:1। तो m और n की जगह सॉरी यहां पर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? b प्लस ए वैक्टर, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो बेसिकली a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 2 इज द फॉर्मूला, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा हमारे को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, कहता है ओपी वैक्टर, ओ इज ओरिजिन, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट हो गया आपके पास, और ओ क्यू वैक्टर मतलब क्यू पॉइंट दे दिया। फाइंड द वैक्टर आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। तो हमारे पास दो पार्ट है, इंटरनली और एक्सटर्नली। यहां ले लेते हैं पी वैक्टर और यहां ले लेते हैं क्यू वैक्टर। तो पी वैक्टर आपको दे रखा है 3a माइनस 2b, ठीक है जी, और क्यू वैक्टर हमें दे रखा है a वैक्टर प्लस b वैक्टर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? r वैक्टर फाइंड आउट करना है। रेशो हमें दे ही रखी है 2:1। इंटरनली के केस में r वेक्टर कैसे निकलेगा? दैट इज m इंटू क्यू वैक्टर प्लस n इंटू p वैक्टर अपॉन में m प्लस n। अगर हम इंटरनली की बात करें तो m की वैल्यू कितनी है? 2, क्यू वैक्टर है हमारे पास ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। n की वैल्यू है 1, p वैक्टर दैट मीन्स दिस, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a माइनस 2b अपॉन में m प्लस n दैट इज 3। तो आपके पास 2a प्लस 3a हो गया 5a वैक्टर अपॉन 3, ये तो आपके पास गायब ही हो गया। तो ये आपके पास r वैक्टर निकल आया अगर इंटरनल डिवीजन है। अगर एक्सटर्नली डिवीजन हो तो यहाँ पे आपका p वैक्टर है, यहाँ पर आपका q वैक्टर है, और r कहीं पर बाहर एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, और रेशो है हमारे पास 2:1। फॉर्मूला क्या होता है? r वेक्टर, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपने क्या करना है? बीच में माइनस लगाना है, राइट। तो ये सेम चीज आ जाएगी 2a वैक्टर 2b वैक्टर, यहां पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 2b वैक्टर अपॉन में 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो ये आ गया आपके पास माइनस a वैक्टर प्लस 4b वैक्टर अगर आपके पास इंटरनल डिवीजन है तो, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन है तो बहुत इजी है। सेक्शन फॉर्मूलाज आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। शो दैट पॉइंट ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है जी। तो हमें नहीं पता कि कहां पर ये राइट एंगल है, तो हम एक रफ फिगर बना रहे हैं एक एस्टिमेटेड बेसिस पर। यहाँ पर ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी। सबसे पहले डियर आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा, उससे सिर्फ वैक्टर आएगा। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर हमें राइट एंगल प्रूव करना है तो हमें लेंथ चाहिए, इनकी लंबाई चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा तब जाके ये एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव होगा। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालते हैं। कैसे निकलेगा ए बी वैक्टर? 2 पॉइंट से वैक्टर कैसे निकलता है? बी में से ए को माइनस करते जाइए। आई माइनस 2i कितना हो जाएगा? माइनस आई माइनस 3j, और ये प्लस j हो जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे तो, क्योंकि देखिए b में से a को आपने माइनस करना है, तो माइनस 3j और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2j माइनस 5k माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 6k। ये हमारे पास a b वैक्टर आ गया। साथ साथ हम इसका क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
तो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, राइट। कितना आ गया आपके पास इसका मैग्नीट्यूड? √41। क्लियर। ऐसे ही अब हम क्या निकालते हैं? बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं। बीसी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी में से इसको माइनस, 3i माइनस आई, ये आ गया आपके पास 2i, -4j माइनस दिस, ये कितना आ गया आपके पास? सॉरी, -j, एंड देन दिस माइनस दिस, ये आ गया k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास? √6। चलिए अब हम निकाल लेते हैं AC वेक्टर, सॉरी CA वेक्टर। तो A में से C को माइनस कर देंगे, A में से C को, 10 माइनस 10, ये आ गया -i, 3j प्लस 5k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 1, 3 का स्क्वायर 9 और दैट इज 25। तो कितना आ गया हमारे पास? ये √35। ये तो अभी इनके मैग्नीट्यूड आए हैं। अब अगर हमें प्रूव करना है तो हमें मैग्नीट्यूड के स्क्वायर भी चेक करने पड़ेंगे। तो AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है 41, कॉमा BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है 6 और CA मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है आपके पास 35। हमें यही चाहिए होता है, इनकी लंबाई का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। तो आप देखिए क्या ऐसा हो रहा है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल। यहां पर AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहां पर AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AB इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हमने एक रफ डायग्राम बनाया था, अब हमें क्लियर हो जाएगा कि AB हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब जो ये राइट एंगल्ड है वो एंगल C पर है। यानी अगर आपको ये डिटरमाइन करने को आ जाए कि ये ट्राइंगल कहाँ राइट एंगल्ड है तो भी आप बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि AB हाइपोटेन्यूज है तो AB के सामने जो भी एंगल होता है वही 90 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।